नमस्कार दोस्तों, बागड़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपको साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस। पहले एक शुभ विचार, जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। तो दोस्तों मेहनत करो, किस्मत के भरोसे मत बैठो। पहला क्वेश्चन, दुग्ध प्रोटीन में पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? आपके ऑप्शन है पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, रेनिन, इरोप्सिन। आंसर होगा इसमें रेनिन। रेनिन जो होता है वो दुग्ध प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है। ये कहां पर पाया जाता है? ये अपने स्टमक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका का नाम बताओ। जो जो सबसे लंबी कोशिका होती है मानव शरीर में, उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शन है हाथ की कोशिका, पैर की कोशिका, तंत्रिका कोशिका, इनमें से कोई नहीं। आंसर दो। इसमें आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। जो तंत्रिका कोशिका होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन, किस लेंस की फोकल दूरी सबसे ज्यादा होती है? फोकल दूरी किसको बोलते हैं? जो प्रिंसिपल पॉइंट से लेके और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकल दूरी। या फिर जो भी सेंटर होता है, सेंटर और प्रिंसिपल एक्सिस के प्रिंसिपल बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकल दूरी। या एफ इक्वल टू आर बाई टू। आपके ऑप्शन है समतल उत्तल, समतल अवतल, अवतल और उत्तल। तो इसमें उत्तर है आपका अवतल। फोर्थ क्वेश्चन है, नेफ्रोलॉजी में शरीर के किस अंग का अध्ययन करते हैं? नेफ्रोलॉजी जो होती है उसमें शरीर के किस अंग का अध्ययन करते हैं? आपके ऑप्शन है जिगर, गुर्दा, मस्तिष्क, मांसपेशी। जिगर, गुर्दा, मस्तिष्क, मांसपेशी। गुर्दा मतलब किडनी, जिगर लिवर, मांसपेशी और मस्तिष्क। इसमें आपका उत्तर है गुर्दा। फिफ्थ क्वेश्चन है, कान नाक गले के चिकित्सक कौन सा दर्पण प्रयोग में लेते हैं? जो भी डॉक्टर होते हैं कान नाक गले के, वो अंदर की स्ट्रक्चर देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग में लेते हैं? आपके उत्तर ऑप्शन है आपके सामान्य दर्पण, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो इसमें उत्तर क्या है आपका? उत्तल दर्पण। रेटिना के सामने प्रकाश का फोकस किस दृष्टि दोष में उत्पन्न होता है? जो रेटिना होती है उससे पहले जो भी प्रतिबिंब बनता है वो किस दृष्टि दोष में उत्पन्न होता है? ऑप्शन है आपके निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, उपरोक्त सभी। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? जो रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनता है, और जो प्रतिबिंब रेटिना के बाद में बनता है उसको दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। जरा दृष्टि दोष ये उम्र के अनुसार होता है, इसमें दोनों क्लियर दिखाई नहीं देते हैं। तो इसमें उत्तर क्या होगा? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में जो भी प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले बन जाता है। अगला प्रश्न है आपका, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? जो भी समतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो आपके ऑप्शन है वास्तविक एवं सीधा, और रियल एवं इरेक्ट, वास्तविक एवं उल्टा, रियल एवं इन्वर्टेड, आभासी एवं सीधा, वर्चुअल एवं इरेक्ट, और आभासी एवं उल्टा मतलब वर्चुअल एवं इन्वर्टेड। तो इसमें ऑप्शन होगा, उत्तर होगा आपका आभासी एवं सीधा। आभासी जो प्रतिबिंब होता है किसे कहते हैं? जो भी स्क्रीन के बैक साइड में बनता है या स्क्रीन के पीछे बनता है उसको क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब। जो स्क्रीन के सामने मतलब जो भी दर्पण है, दर्पण के सामने जो भी प्रतिबिंब बनेगा उसको क्या बोलेंगे? वास्तविक। और जो दर्पण के पीछे बनेगा या उसकी बैकग्राउंड बनेगा उसको क्या बोलेंगे? आभासी। जो भी प्रतिबिंब आभासी बनेगा वो कैसा रहेगा? हमेशा सीधा रहेगा। जो वास्तविक रहेगा वो कैसा रहेगा? उल्टा। ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण में प्रकाश विचलन का क्या क्रम है? आपके ऑप्शन है बैंगनी, नीला, पीला, लाल, बैंगनी, लाल, नीला, पीला, बैंगनी, पीला, लाल, नीला, पीला, लाल, बैंगनी, नीला। तो इसमें जो आपने देखा होगा, सनलाइट जो स्कैटर्ड होती है, सनलाइट का जो डिस्पर्जन होता है वो किस फॉर्म में होता है? बेबियोर में, BIBGYOR। तो इसमें अगर आप क्रम देखोगे तो इसमें आपका क्या निकलेगा? बैंगनी, नीला, पीला, लाल, बी एंड वॉयलेट, नीला, ब्लू, येलो, पीला, रेड सबसे लास्ट में। अगला
प्रश्न है आपका, किस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई दिखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी? किसी वस्तु का अगर पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उसके लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए? वस्तु की लंबाई के बराबर होनी चाहिए, या वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए, वस्तु की लंबाई की दुगनी होनी चाहिए, वस्तु की लंबाई की चौथाई होनी चाहिए? अगर हमें पूरा प्रतिबिंब देखना है किसी वस्तु का तो उसके लिए दर्पण की लंबाई क्या होनी चाहिए? हाफ होनी चाहिए। वस्तु की लंबाई आधी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दर्पण कौन से टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? दर्पण का जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं आपके लाइट सोर्स के पास में। तो उसमें ऑप्शन है आपके बेलनाकार दर्पण का, समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का और उत्तल दर्पण का। इसमें ऑप्शन क्या है आपका? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसका काम करता है? लाइट को कॉन्स्ट्रक्ट करने का काम करता है, इकट्ठा करने का काम करता है, कन्वर्जन करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मरीचिका यानी इल्यूशंस उदाहरण है। इल्यूशंस किस का उदाहरण है? अपवर्तन का, परावर्तन का, पूर्ण आंतरिक अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। जो इल्यूशंस होता है वो किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अगला क्वेश्चन है आपका, आंख को ढकने वाली पारदर्शी झिल्ली को कहते हैं? आइरिस, कॉर्निया, श्लेष्मा झिल्ली, उपरोक्त सभी। जो आइरिस होता है वो क्या करता है? कॉर्निया के जो मिड पॉइंट होता है, कॉर्निया के रक्त में जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? आइरिस। इसमें बोला है आंख को ढकने वाली पारदर्शी झिल्ली को, तो पारदर्शी झिल्ली कौन सी होती है? कॉर्निया। कौन सी होती है? कॉर्निया। अगला क्वेश्चन है आपका, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए या विटामिन बी या विटामिन सी या विटामिन ई? तो गाजर में जो भी हरी सब्जी होती है, गाजर है, इसमें कौन सा होता है? विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है आपका, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? याद रखना, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक तो जल में घुलनशील विटामिन, एक वसा में घुलनशील विटामिन। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है आपसे, जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन कौन कौन से हैं? ए, बी, सी, डी, ई, के। तो जल में घुलनशील पूछा है तो जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं? बी और सी। अगला प्रश्न है आपका, हीरे के चमकने का क्या कारण है? हीरा जो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है वो किस कारण से दिखाई देता है? आपके ऑप्शन है प्रकाश के बाहरी परावर्तन के कारण, या प्रकाश के आंतरिक परावर्तन के कारण, बहुलित आंतरिक परावर्तन के कारण, बहुलित बाहरी परावर्तन के कारण। जो प्रकाश का आंतरिक परावर्तन है उसके कारण प्रकाश चमकता हुआ दिखाई देता है। बाहरी परावर्तन से प्रकाश हीरे का चमकना नहीं हो सकता। जलीय तालाब का कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? क्वेश्चन क्या है, जलीय तालाब का कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? जो जल की तालाब की गहराई होती है वो एक वास्तविक कुछ और होती है, और जो आप देखते हैं उसको कैसा लगता है? कम गहरा दिखाई देता है। तो उसका कारण क्या है? ऑप्शन है आपके अपवर्तन, परावर्तन, प्रिज्म या फिर सीधी छाप। तो प्रिज्म तो हो नहीं सकता, प्रिज्म तो सीधा कैंसिल हो जाता है। तो आप बात करते हैं अपवर्तन या परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? जब सूर्य की प्रकाश की किरणें एक माध्यम जिस माध्यम में आती हैं किसी सतह से टकरा के उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं, वो क्या है? परावर्तन। अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से आकर सतह से टकरा के दूसरे माध्यम में पास हो जाती हैं, प्रवेश करती हैं, उसको क्या बोलते हैं? अपवर्तन। तो इसमें उत्तर क्या होगा? अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण हमें जो भी तालाब है उसकी गहराई कम दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है ये। मानव नेत्र में जो नेचुरली प्राकृतिक जो लेंस पाया जाता है, वायु बर्थ जो लेंस होता है वो कौन सा होता है? लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, उत्तल और अवतल। तो इसमें आपके ऑप्शन है अवतल, उत्तल, वलयाकार या बाइफोकल। अवतल जो लेंस होता है ये क्या करता है? प्रकाश को फैलाने का काम करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है। उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश की जो भी किरण है उनको कन्वर्ज करने का काम करता है, इकट्ठा करने का काम करता है। तो इसमें अपन कोई भी वस्तु को देखते हैं तो अपनी आंख में क्या होता है? वो प्रतिबिंब बनाने के लिए कन्वर्ज होता है। तो इसमें उत्तर क्या होगा? उत्तल लेंस।
अगला क्वेश्चन है, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब किस लेंस के द्वारा बनाया जाता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब का मतलब क्या है? जो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है, पर अपन को ऐसा आभास होता है कि प्रतिबिंब बन रहा है। तो किस लेंस में होता है? आपके ऑप्शन है उत्तल, अवतल, बाइफोकल, उपरोक्त सभी। तो कौन सा होगा इसमें? अवतल। अवतल जो लेंस होता है उसमें क्या होता है, सारे प्रतिबिंब जो भी दिखाई देता है वो कैसे होते हैं? काल्पनिक होते हैं, वो रियल में बनते नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष हमेशा किस दिशा में दिखाई देता है? जब बारिश के बाद में इंद्रधनुष बनता है तो वो किस दिशा में दिखाई देता है? ऑप्शन क्या है? सूर्य के सामने दिखाई देता है, या सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है, उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में? तो ऐसा तो उत्तर और दक्षिण दिशा में तो ऑप्शन सही नहीं है। अब इसमें बात आती है दो ऑप्शन की, सूर्य के सामने या सूर्य के विपरीत। तो इसमें ऑप्शन क्या रहेगा? सूर्य के विपरीत। क्योंकि जो भी सूर्य की किरणें जो होंगी वो सामने जो भी एयर ड्रॉप, क्या कहते हैं, उसकी पानी की जो भी बूंदे हैं उसमें क्या होगा? स्कैटरिंग होगा। स्कैटरिंग के कारण क्या बनेगा? इंद्रधनुष बनेगा, और इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देगा? सूर्य के विपरीत दिशा में। अगला प्रश्न क्या है, किताब के ऊपर रखे हुए किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई दिया है तो वह कौन सा लेंस है? जब भी हम कोई बुक के ऊपर एक लेंस से अक्षरों को बड़ा करते हैं, मतलब जो भी उस पर लिखे हुए हैं उसको अगर बड़ा करते हैं, तो उसके लिए अपन कौन सा लेंस उपयोग में लाते हैं? समतल लेंस। समतल लेंस तो कोई मतलब नहीं है, वो तो सेम अक्षर दिखेंगे। उत्तल लेंस या अवतल लेंस या वलयाकार? तो इसमें आंसर क्या रहेगा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में क्या होता है? बड़े दिखाई देते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, स्पेक्ट्रम बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, या उत्तल लेंस का, प्रिज्म का, या अवतल दर्पण का। स्पेक्ट्रम क्या होता है? जो भी लाइट होती है उसको आप अलग अलग करते हैं। स्पेक्ट्रम बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका करते हैं? प्रिज्म का। प्रिज्म क्या होती है? जो भी सनलाइट होती है वो जब पास होती है तो 7 अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। बेबीग्योर। अगला जो प्रश्न है आपका क्या है, किस दर्पण में वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो आपके ऑप्शन है समतल, उत्तल, अवतल या वलयाकार। तो इसमें किसकी बात कर रहा है? दर्पण की। किसकी बात कर रहा है? दर्पण की। दर्पण में वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। एक होता है समान प्रतिबिंब बनना, या बड़ा प्रतिबिंब बनना, या फिर छोटा प्रतिबिंब बनना। तो इसमें उत्तर है आपका उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या होता है? प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा। एक कंडीशन को छोड़ दें तो अगर वस्तु फोकस और स्क्रीन के मध्य है, या फिर जो भी प्रिंसिपल अक्ष है उसके अगर मध्य में है तो उसका क्या बनेगा? इनलार्ज बनेगा और आभासी बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोणों को कहते हैं? निर्गत किरण जो होती है वो क्या होती है? जो भी आपतित किरण होती है उसके बाद में जो भी अभिलंब डालते हैं हम, अभिलंब के बाद में जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो क्या रहता है? इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें निर्गत किरण मतलब एंगल ऑफ आर किसके बराबर रहेगा? परावर्तन कोण के कारण। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को कहते हैं। इसमें क्या पूछा है? कोण पूछा है। एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब निर्गत आपतित कोण, और एक होता है परावर्तन कोण। अभिलंब से कौन सा कोण बनेगा? परावर्तन कोण। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वर्ण विक्षेपण क्या होता है? अलग अलग कलरों को डिवाइड करना। तो उसमें उपकरण कौन सा उपयोग में लेते हैं? दर्पण, लेंस, प्रिज्म या बर्फ की झिल्ली? तो इसमें हम प्रिज्म लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रिज्म। प्रिज्म क्या कर देता है? जो भी प्रकाश की जो किरण होती है उसमें 7 रंगों से मिलके बनी होती है, या प्रिज्म से पास होती है तो उसके अलग अलग कलर विक्षेपण हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। बेबग्योर। अगला क्वेश्चन है आपका, किस दर्पण का साइड मिरर के रूप में उपयोग में लेते हैं? जो भी गाड़ी व्हीकल्स होते हैं उसमें साइड में जो मिरर लगाते हैं, साइड में जो दर्पण लगाते हैं वो किस प्रकार का होता है? अवतल दर्पण होता है, या उत्तल दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है, या प्रिज्म होता है? तो वो क्या होता है? उत्तल दर्पण।
अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज का उदाहरण है? ऑप्शन है आपके अपसारी, समांतर, अभिसारी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है आपका, पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज का उदाहरण है? तो इसमें ऑप्शन क्या रहेगा, समांतर। जो भी सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं वो कैसी आती हैं, समांतर। अगर वो डायवर्जन आती या फिर आपस में टकराती तो यहाँ पर या तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है, इंटेंसिटी कम हो जाती है। वो क्या होता है, इक्वल अर्थ पर जितनी भी सूर्य की किरणें आती हैं वो कैसी आती हैं, इक्वल अमाउंट में आती हैं, इक्वल इंटेंसिटी से आती हैं, तो वो कैसी होती हैं, समांतर किरणें होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके ऑप्शन में अगर दे रखा है, रक्त का थक्का ना बनना, रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी। तो इसमें ऑप्शन क्या रहेगा आपका, रक्त का थक्का ना बनना। तो विटामिन के होता है वो रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है। अगर विटामिन के की कमी होगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। रिकेट्स किसकी वजह से होता है, विटामिन सी की वजह से। स्कर्वी और बेरी ये किसकी वजह से होता है, बी की वजह से। क्वेश्चन 28, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके ऑप्शन है, रक्त का थक्का ना बनना, तो रक्त का थक्का किसकी वजह से नहीं बनता है, विटामिन के की कमी से। रिकेट्स, स्कर्वी या जनन शक्ति का कम होना। तो ऑप्शन क्वेश्चन कुछ भी हो तो आपको पहले क्वेश्चन देखना है क्या पूछा है, कौन सी विटामिन के बारे में पूछा है। आपको विटामिन के बारे में पता होना चाहिए, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। अगर आपको विटामिन की कमी से रोगों के बारे में पता है तो आप आसानी से उत्तर दे दोगे। तो इसमें क्या होगा, जनन शक्ति का कम होना। इसमें उत्तर क्या होगा, जनन शक्ति का कम होना। अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग का क्या नाम है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं, रिकेट्स, स्कर्वी, रक्त का थक्का बनना, त्वचा का फटना। तो क्या होता है बताओ इसमें, रिकेट्स। मैंने शायद पहले, हाँ पहली बार आया है ये। रिकेट्स क्या होता है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके ऑप्शन है, स्कर्वी, वेरी, रतौंधी या एनीमिया। एनीमिया जो होता है आपको पता है विटामिन बी की कमी से होता है, रतौंधी विटामिन ए की वजह से, और वेरी विटामिन बी की वजह से। तो क्या ऑप्शन बचा, स्कर्वी। क्या बचा, स्कर्वी। तो विटामिन सी की वजह से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन बी की कमी से। अगर आपके विटामिन अच्छे से पढ़े हुए हैं, विटामिन आपको अच्छे से याद है, तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाओ वो आप आसानी से कर पाओगे। विटामिन बी की कमी से मैंने आपको वही बताया क्या होता है, वेरी। क्या होता है, वेरी। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के रक्त में कौन सा प्रतिजन नहीं पाया जाता? प्रतिजन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रतिजन को एंटीजन। मनुष्य के रक्त में कौन सा एंटीजन प्रतिजन नहीं पाया जाता है? उसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ए, बी, आर एच और ओ। तो मनुष्य के रक्त में ओ आर एच, ओ प्रतिजन नहीं पाया जाता, ओ एंटीजन नहीं पाया जाता। ए और बी दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप में, आर एच ब्लड ग्रुप में एच प्रतिजन पाया जाता है। इंद्रधनुष बनाने का क्या कारण है? मतलब बनाने का नहीं, बनने का क्या कारण है? इंद्रधनुष जो बनता है उसका कारण क्या है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं, वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों से परावर्तन के कारण। दूसरा ऑप्शन है आपका, वायुमंडल में सूर्य की किरणों का धूल कणों द्वारा परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन। इसमें ऑप्शन क्या है, फर्स्ट। क्या ऑप्शन है, फर्स्ट। वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों से परावर्तन के कारण क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि, ऑप्शन की बात करें, प्रकाश जल से कांच में जाए। इसमें क्या, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश जल से कांच में जाए, वायु से जल में जाए, या कांच से वायु में जाए, वायु से कांच में जाए। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा, इसमें ऑप्शन होगा कांच से वायु में जाए। क्या होगा, कांच से वायु में जाए। देखो आगे पहला ऑप्शन क्या देखा, प्रकाश जल से कांच में जाए। जल क्या है, कांच के कंपेयर में रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम है, विरल मीडियम है। वायु से जल में जाए तो वायु क्या है, रेयर मीडियम, और वायु से कांच में जाए ये भी रेयर मीडियम है, और कांच से वायु में जाए तो कांच क्या है,
डेंसर है, तो इसमें क्या है, डेंसर से रेयर में जाता है। तभी क्या होता है, आंतरिक परावर्तन होता है। आंतरिक परावर्तन एक ही कंडीशन में होगा जब भी प्रकाश का किरण डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा। उसका कारण क्या है, डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है, कम होती है, और रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है। अब बात करें किसकी, परावर्तन की, तो परावर्तन टोटल मतलब आंतरिक परावर्तन की, तो आंतरिक परावर्तन जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ आर बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। जब कांच चटक जाता है तो चटकीला प्रतीत क्यों होता है? उसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको। व्यक्तिकरण के कारण, तो ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। तो चटकीला क्यों दिखाई देखा हमें? आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अपवर्तन दूरबीन में क्या होता है? अगला क्वेश्चन क्या है, अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है? इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं, भिन्न फोकस दूरी के दो अवतल दर्पण, असमान फोकस दूरी के दो उत्तल दर्पण, समान फोकस दूरी के दो उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो भिन्न फोकस दूरी के मतलब दोनों की फोकस दूरी असमान हो जाए, मतलब अलग अलग हो। इसमें दूसरा ऑप्शन दे रखा है असमान फोकस दूरी के, असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस, और पहले में क्या है, अवतल दर्पण। तो इसमें दूरबीन में पहली बात तो दर्पण उपयोग में लेंगे, क्या लेंगे, लेंस लेंगे। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाता है। अब सेकंड जो ऑप्शन है वो असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस, और थर्ड क्या है, समान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस। तो समान के नहीं ले सकते, इसमें असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? जो लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसका आपने देखा होगा रोड पे या फिर जहां पर भी खतरे वाली चीजें होती हैं, जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक पोलों पर जो भी इंडिकेशन होता है वो किस रंग के, किस रंग में लिखा होता है, लाल रंग में। उसका कारण क्या है? आपके ऑप्शन में अगर दे रखा है ये आंखों के लिए लाभदायक है, या फिर इसका सबसे कम भौतिक प्रभाव होता है। भौतिक प्रभाव तो कुछ होता नहीं है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, या फिर हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्या होता है? प्रकीर्णन सबसे कम होता है, मतलब ये कम डाइवर्ट होता है। बेबी गोल में जो भी रेड कलर है वो कहाँ आता है, सबसे ऊपर आता है, और बैंगनी कलर का सबसे ज्यादा डाइवर्जन होता है। तारों का उनकी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचा दिखाई देने का कारण क्या है? जो भी तारों की ऊंचाई होती है, अपन जब तारों को देखते हैं तो जिस ऊंचाई पर होते हैं उससे भी ज्यादा ऊंचाई पर हमें दिखाई देते हैं। उसका कारण क्या है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं, प्रकाश का विवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण के कारण, या वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो इसमें क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक, वो सॉरी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इसमें क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। एक होता है परावर्तन, एक होता है अपवर्तन। तो इसमें क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन के वजह से क्या होता है, अपन को वो अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई पर दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक प्रयुक्त होता है? पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण आएगा इसमें? ठीक है, इसमें थोड़ा करेक्शन है क्वेश्चन में। इसमें क्या है, पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो इसमें दर्पण कर लेना। दर्पण, इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपके, अवतल दर्पण, अवतल लेंस, याद रखना ये। सेकंड ऑप्शन क्या है, अवतल लेंस। थर्ड ऑप्शन है आपका समतल दर्पण, या फिर फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या होगा, पेरिस्कोप जानते हो क्या होता है? पेरिस्कोप होता है एक डिवाइस जो भी बनाई जाती है, मतलब आप कहीं छुपकर या फिर दूर से किसी दूसरे प्लेस को देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ पेरिस्कोप क्या होता है। पेरिस्कोप में क्या होता है, समतल दर्पण होता है। क्या होता है, समतल दर्पण, ये होता है पेरिस्कोप परिदृष्टि। इसमें क्या करते हैं, जो ए वाला, इसमें क्लियर पिक्चर नहीं आ रही है। अपन क्या करते हैं, इसमें जो कॉर्नर है जहाँ पर टिल्टेड है, यहाँ पर क्या लगाते हैं, एक समतल दर्पण लगाते हैं। अपन ऊपर से देखते हैं तो सेकंड साइड, मतलब जो भी दूसरी साइड है वो अपन को दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है आपका, ईएनटी डॉक्टर द्वारा प्रयोग में किए जाने वाला हेड मिरर का प्रकार होता है। जो भी ईएनटी डॉक्टर्स होते हैं वो जो अपने डिवाइस में लेंस, कौन सा लेंस
उपयोग में लाते हैं? आपके ऑप्शन है उत्तल अवतल या अवतल समतल या समतल उत्तल। तो इसमें क्या होगा? अवतल दर्पण। कौन सा होगा? अवतल दर्पण। आपको एक डायग्राम बताता हूँ ईएनटी डॉक्टर्स के द्वारा। जैसे ये भी जो डिवाइस है इसमें कौन सा होता है? अवतल दर्पण उपयोग में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा सही है? तो इसमें 1/f ये क्या है? फोकल दूरी का फॉर्मूला है। आपने पढ़ा होगा लेंस पढ़ते समय। 1/f इक्वल टू क्या होता है? 1/u प्लस 1/v। अच्छा, इसमें सेकंड वाला क्यों गलत है? 1/f इक्वल टू 1/u माइनस 1/v। पहले उत्तर बताओ, इसमें उत्तर क्या होगा आपका? थर्ड वाला 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही है, पर इसमें से क्या होगा? जो प्लस वाला है ये किस में आएगा? मिरर में। और जो माइनस वाला है ये किस में आएगा? लेंस में। इसमें आपको क्वेश्चन में थोड़ा आएगा इनमें से कौन सा सही है? 1/f इक्वल टू 1/u माइनस 1/v। जो 1/u प्लस 1/v जो आता है ये किस में आता है? मिरर में। और 1/u माइनस 1/v किस में आता है? लेंस में। तो इसमें थोड़ा ये क्वेश्चन में करेक्शन है, इसमें आएगा इनमें से कौन सा सही है? किसके लिए? मिरर के लिए। धूप के चश्मे में कितनी क्षमता होती है? अपन कभी बाहर निकलते हैं या धूप में निकलते हैं तो जो भी चश्मा यूज करते हैं उसमें जो क्षमता होती है, क्षमता को किस में नापते हैं? डायोप्टर में। तो उसकी क्षमता क्या होती है? 0 डायोप्टर या 1 डायोप्टर या 3 डायोप्टर या 5 डायोप्टर। इसमें होती है 0 डायोप्टर। क्या होती है? 0 डायोप्टर। डायोप्टर होता है क्या है? डायोप्टर इज द रेसिप्रोकल नंबर ऑफ फोकल लेंथ। जो डायोप्टर होता है वो होता है 1/f, फोकल लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको क्या बोलते हैं? डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश की किरणें प्रिज्म से गुजरने पर विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती हैं, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं या फिर बट जाती हैं। तो उसका कारण क्या है? आपके ऑप्शन है प्रिज्म की 3 सतहों पर किरणों का अपवर्तन होता है। 3 सतहों पर तो होता नहीं है। विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, या प्रिज्म की एक सतह पर किरणों का विचलन होता है, या प्रकाश किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। तो पहला और चौथा तो हो नहीं सकता। आपके ऑप्शन बचे आपके बी और सी। तो उत्तर क्या होगा इसमें? इसमें उत्तर होगा आपका विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। उसमें जो भी स्कैटरिंग होती है, स्कैटरिंग क्या होती है? बेबीगोर अलग अलग उसका जो भी वेवलेंथ होती है सबकी क्या होती है? अलग अलग होती है। उसकी वजह से क्या हो जाता है? भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। बेबीगोर जो आपने देखा होगा। अगला क्वेश्चन है प्रिज्म से रिलेटेड ही है। प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश में सबसे अधिक विचलन किस वर्ण का होता है? इसमें याद रखना, प्रिज्म से होकर जो भी सनलाइट पास होती है प्रिज्म से, तो उसमें सबसे अधिक विचलन, मतलब जो सबसे अधिक विचलन है, जो सबसे अधिक डाइवर्ट होगी, वो कौन सा कलर होगा? लाल, पीला, आसमानी या बैंगनी। तो आपको एक सीक्वेंस याद रखना बेबीगोर का। पहले सबसे ज्यादा कौन सी होती है? बैंगनी। उसके बाद में सबसे जो कम होती है वो होती है लाल। तो सबसे इसमें क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है आपका सबसे अधिक विचलन किस वर्ण का, मतलब वर्ण मतलब रंग का होता है। तो किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। आपको एक डायग्राम बताते हैं इसका। ये डायग्राम है आपका। जब भी सनलाइट आती है तो सनलाइट प्रिज्म से होकर जो गुजरती है उसके बाद में क्या है? 7 अलग अलग कलर में स्कैटर हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, विचलन हो जाता है इसका। तो सबसे कम जो विचलन है, यानी लीस्ट डाइवर्जन डेविएशन, जो लीस्ट डेविएशन है वो किस कलर का हो रहा है? रेड कलर का। उसके बाद में उससे ज्यादा ऑरेंज का, उससे ज्यादा येलो का, फिर ग्रीन का, ब्लू का, इंडिको, और सबसे ज्यादा जो डिवीजन होता है, डेविएशन होता है, वो होता है वॉयलेट का। तो मैक्सिमम डेविएशन वॉयलेट कलर का होता है, लीस्ट डेविएशन रेड कलर का होता है। तो ये डायग्राम याद रखना, सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होता है? वॉयलेट का। और सबसे कम किसका होता है? रेड का। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था? प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश में सबसे अधिक विचलन, यानी सबसे ज्यादा जो डेविएशन हो रहा है वो किस कलर का हो रहा है? बैंगनी कलर का। आप इसमें डायग्राम में देख पा रहे हो।
ये इसका सीक्वेंस है, BIBGYOR, बेबीगोर। इसके कितने भी क्वेश्चन आ जाए, आपको ये डायग्राम अच्छे से पता है, इसका कंसेप्ट पता है, तो आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है, अभी पढ़ा है हमने, वो कौन सा होगा, लाल रंग। अगला क्वेश्चन है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है। अपारदर्शी मतलब उसके आर पार ना जा सके, तो किस कारण उसका रंग अपन को दिखाई देता है। अब ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जिसे वह प्रकीर्णित करता है या अवशोषित करता है या परावर्तित करता है या अपवर्तित करता है। अवशोषित कर लेगा तो अपन को दिखाई देगा ही नहीं, अपन को कब दिखाई देगा, जब वो परावर्तित करता है। कब दिखाई देगा, जब वो जिस कलर को परावर्तित करेगा, जिस कलर को वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उस कारण उस वस्तु का रंग हमें दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, आइरिस का क्या काम है। तो आइरिस जो होता है वो क्या करता है, आपके ऑप्शन है, प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजता है, प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजता है, या आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना, या फिर आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, या उपरोक्त सभी। तो आइरिस होता क्या है, जो भी आइरिस होता है वो क्या करता है, लेंस को पकड़े रखता है, तो वो प्रकाश की जो भी मात्रा होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसमें ऑप्शन क्या रहेगा, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, मायोपिया से तात्पर्य है। तो याद रखना, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये तीन दृष्टि दोष होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। तो याद रखना, मायोपिया में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, मायोपिया। इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया तो एक डिजीज का नाम, मतलब तीनों सभी क्या है, डिजीज का नाम ही है, मतलब दृष्टि दोष है। तो इसमें क्या होगा, मायोपिया, मायोपिया एक्चुअली क्या है, इंग्लिश वर्ड है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ बनता है, रेटिना से पहले, और रेटिना के बाद जो प्रतिबिंब बनता है वो किस में बनता है, दूर दृष्टि दोष में। अगला क्वेश्चन है आपका, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है। अभी मैंने बताया था मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपिया में क्या होता है, रेटिना से पहले जो प्रतिबिंब बनेगा उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, मायोपिया। रेटिना के बाद में जो प्रतिबिंब बनेगा उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाइपरमेट्रोपिया। तो इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं, निकट दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और प्रेस बायोपिया। तो इसमें क्या होगा, दूरदृष्टि दोष। मतलब दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, जो भी प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनेगा, रेटिना के बाद। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के रेटिना में रंगों के विच्छेद के लिए कौन जिम्मेदार है। जो भी रेटिना से कलर, मतलब अपन ऐसे बोले, अगर आंख में, आंख के द्वारा जो भी हम कलर डिसाइड करते हैं, मतलब कलर देखते हैं, लाल, पीला, नीला, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है। ये सब इंटरनल जो भी सेल्स वगैरह होती हैं उनके नाम दे रखे हैं आपको, कोरोइड, आइरिस, कॉन्स, रॉड्स। तो मेनली जो कॉन्स जो होता है वो क्या करता है, कम लाइट में एक्टिव रहता है, कम लाइट में इसका रोल है, सॉरी, रॉड्स का। और कॉन्स का क्या है, रंगों में और ज्यादा लाइट में ये एक्टिव रहता है। कॉन्स किसके लिए जिम्मेदार है, रंगीन वस्तुओं को देखने के लिए, रंग को विच्छेद करने के लिए, और ज्यादा लाइट में ये कॉन्स एक्टिव रहता है। रॉड्स का रोल कहां पर होता है, जहां पर कम लाइट होती है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉन्स। इसमें पूछा है आपसे रंगों में विच्छेद, मतलब रंगों को अलग अलग देखने में, जैसे कलर विजन होता है, या फिर उसमें प्रॉब्लम किस में आती है, कॉन्स में। तो आपके ये 50 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम, तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना और देखना। ठीक है दोस्तों।